प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए जो आधुनिक काव्य के व्याख्यानों का जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में ये व्याख्यान से पूर्व हम भारतेंदु युग के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब इस व्याख्यान में आधुनिक हिंदी साहित्य का जो द्वितीय चरण है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय उत्थान कहा है, उसको लेकर के है। इस द्वितीय चरण को कहते हैं द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसे द्विवेदी युग कहते हैं। साथ में इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने इसे आधुनिक हिंदी काव्य का द्वितीय उत्थान कहा है। इनका जो निर्धारित समय है वह है 1900 से 1918 ईस्वी, यानी 18 वर्ष तक ये काल जो था, इसने हिंदी को क्या दिया और कौन कौन से प्रमुख कवि थे, इन सब का अध्ययन हम इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में बताना चाहूंगा कि सन 1858 में जब भारत का जो राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, तो भारतीय जनमानस को और यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के साहित्यकारों को कुछ आशा हुई और अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए। इन सब की अभिव्यक्ति भारतेंदु की कविताओं में मिलती है। इसीलिए भारतेंदु के कुछ कवियों ने अंग्रेजों की प्रशस्ति में कविता लिखी थी और राजराजेश्वरी विक्टोरिया का गुणगान भी किया था। लेकिन अंत में भारतीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को निराशा ही हाथ लगी। उनके ये धीरे धीरे समझ में आ गया। उसकी वजह थी राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 18 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और वो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो लोगों के सामने अंग्रेजों का जो छिपा हुआ उद्देश्य था उसको वो स्पष्ट करती जा रही थी। तो 19वीं शताब्दी के अंत होते होते भारतीय जनता की समझ में आ गया कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भी भारतीयों को शिक्षित करना न होकर के एक ऐसे वर्ग को खड़ा करना है जो अंग्रेज परस्त हो। इन सब स्थितियों ने द्विवेदी युग की पूर्व पीठिका के रूप में काम किया और 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक, जिनको जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग कहते हैं, इन सबसे अलग प्रकार की, भारतेंदु युग से अलग प्रकार की कविता किस तरह से लिखी गई और ये कविता भारतेंदु युग से किस प्रकार भिन्न थी, इसके कुछ बिंदुओं को मैं रेखांकित। सबसे पहली बात यह है कि भारतेंदु युगीन साहित्यकार जहां भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गया, वहीं द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की दुर्दशा, देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी अपने काव्य के माध्यम से दी। इन द्विवेदी युगीन कवियों ने भारतीय जनता को भारत की आजादी के लिए आत्म उत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग भी अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाया। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने ये काम किया। इसके अतिरिक्त इस काल तक आते आते जो भाषा थी वो भी परिवर्तित होने लगी। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हिंदी थी, लेकिन पद्य जो था वो ब्रज में ही लिखा जाने लगा। लेकिन द्विवेदी युग में आते आते काव्य की भाषा बदलने लगी। जो
20वीं शताब्दी के शुरुआत के जो दशक था, उसमें जो लोगों की परिवर्तित जनरुचि के कारण भक्ति और श्रृंगार का जो पिष्ट पेषण था काव्य में भारतेंदु युग के में, वो बेस्वाद प्रतीत हुआ। यहां तक आते आते, भारतेंदु युग के अंत तक आते आते, भारतेंदु युग की जो नीरस तुकबंदियां थी और जो समस्या पूर्तियां थी, जिनके माध्यम से कवि अपनी कविताएं करते थे, उनसे लोग उबने लगे और धीरे धीरे ब्रजभाषा जो थी वो अपना आकर्षण खोने लगी। इस वजह से द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को पूर्णतः स्वीकार किया गया और जो संपूर्ण काव्य रचना थी वो खड़ी बोली में की जाने लगी। ये इस युग की एक महत्वपूर्ण देन थी। इसी समय और उपयुक्त जनाकांक्षाओं के अनुरूप एक बहुत बड़े विद्वान जो स्वयं जनाकांक्षाओं के पारखी थे और जिन्होंने साहित्य के दिशा निर्देशक के रूप में काम किया और हिंदी के कवियों का मार्गदर्शन किया और हिंदी भाषा का परिष्कार भी किया, और वे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जिसने हिंदी के वर्चस्व को बढ़ाया, खड़ी बोली हिंदी के वर्चस्व को बढ़ाया, वो थी सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन। सन 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। ये हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ये थी कि सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद इसी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। जब संपादक के रूप में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला तो उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य का नेतृत्व एक तरह से अपने हाथ में ले लिया और खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन करते हुए वो चले। यद्यपि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक बनने से पूर्व भी वो निरंतर इस पत्रिका में लिखते रहते थे। उदाहरण के लिए 1900 की जो सरस्वती थी उसमें उन्होंने हे कविते शीर्षक से अपनी एक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया, विद्यार्थियों आपको ध्यान देने की बात है कि ब्रजभाषा के मोह को छुड़ाना बहुत कठिन कार्य था, और इस मोह को छुड़ाया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चिर प्रयोग यानी लंबे समय से, शताब्दियों से हिंदी में ब्रज का जो वर्चस्व था उस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हे कविते शीर्षक कविता में क्षोभ प्रकट किया, उस पर व्यंग प्रकट किया और उसको छोड़ने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कवियों का ध्यान विषय विविधता पर दिलाया। इसी वजह से आचार्य द्विवेदी जो हैं वो इस युग के नायक कहे जाते हैं। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए नायिका भेद को छोड़कर, जो रीतिकाल का प्रमुख विषय था जिस पर अधिकतर रीतिकाल के कवियों ने अपनी कविताएं लिखी, जिसकी कुछ छाप भारतेंदु युग में भी देखने को मिलती थी, उस नायिका भेद को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कविता लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया, और सभी प्रकार के छंदों और सभी प्रकार के काव्य रूपों को अपनाने के लिए भी इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को प्रेरित किया। असल में
सरस्वती पत्रिका एक ऐसा मंच थी जिससे उस समय के हिंदी के संपूर्ण साहित्यकार जुड़े हुए थे और उसका नियमित पठन पाठन वो करते थे। और जब पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण हिंदी के साहित्यकारों का सुयोग्य नेतृत्व वो करने लगे। इसी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य द्विवेदी ने अपने लेख लिख करके गद्य पद्य की भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। अर्थात जैसे पूर्व में पद्य की भाषा तो ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, हिंदी थी। उसके स्थान पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा ही खड़ी बोली हिंदी होनी चाहिए। और उनके इस परामर्श की वजह से सब कवियों ने उनका अनुसरण किया और खड़ी बोली हिंदी गद्य पद्य दोनों की भाषा होगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अमोघ प्रेरणा और उनके वात्सल्य में प्रोत्साहन से सैकड़ों कवि सामने आए और जिनकी कविताएं वे बहुत रुचि के साथ सरस्वती पत्रिका में छापने लगे, लोग उन्हें पढ़ने लगे और एक प्रकार से साहित्य का वातावरण जो था वो निर्मित होने लगा। और इसी के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण काम हमसे किया, वो ये था कि उन्होंने हिंदी का परिष्कार और सुधार भी किया, क्योंकि उस समय के बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। किन्हीं कवियों की भाषाओं में व्याकरणिक त्रुटियां होती थी, क्योंकि लोग ब्रज का मोह छोड़ करके खड़ी बोली हिंदी को अपना रहे थे। इसलिए खड़ी बोली हिंदी के लिखने में कुछ त्रुटियां स्वभावतः हो जाती थी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उन त्रुटियों को सुधार करके उन कवियों की कविताओं को अपनी पत्रिका में छापते थे और उन कवियों को पत्र लिख करके उन त्रुटियों के सुधार का निर्देश भी वो देते थे, जिनका वो कवि लोग पालन करते थे। इस तरह से धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वरूप जो था वो साफ होने लगा और स्थिर होने लगा। इसी कारण इसको हिंदी के परिष्कार का काल भी द्विवेदी को कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अनवरत लगातार जो थे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के परिष्कार में लगे हुए थे। इसी समय उन्होंने महाराष्ट्र की यात्रा की और मराठी भाषा के संपर्क में और साहित्य के संपर्क में वे आए, तो उनकी पद रचना से वो विशेष प्रभावित हुए और मराठी नमूने के आधार पर ही उन्होंने हिंदी में पद रचना के लिए कवियों को प्रेरित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साधारण बोलचाल की भाषा में कविता लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया और कवियों ने उनका अनुसरण किया और सभी ने सामान्य बोलचाल की भाषा खड़ी बोली हिंदी में विशेषकर मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जो थे इसमें सबसे आगे थे, इसमें काव्य रचना करने लगे और धीरे धीरे पूर्णतः इस युग में आकर के खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना होने लगी और मैथिली शरणगुप्त के जयद्रथ वध खंड काव्य ने तो ब्रज भाषा के मोह को भंग कर दिया और लोग और साहित्यकार खड़ी बोली पर उसी तरह मुग्ध होने लगे जैसे पूर्व के साहित्यकार ब्रज भाषा पर मुग्ध होते थे। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हिंदी में हुआ थे। जो प्रेरणा स्रोत थे, जो दिशा निर्देशक थे, वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसी कारण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इस द्वितीय उत्थान को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहते हैं। अब हम अगले व्याख्यान में द्विवेदी युग के कवियों और उनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। आज का जो व्याख्यान है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।